हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन 25 ऑफ फैब शिफ्ट 2 पेपर में केमिस्ट्री पोर्शन। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोडक्ट फॉर्म इज। प्रोडक्ट हम बनाकर देखते हैं डायरेक्ट। ये है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज CH2OH। ऑक्सैलिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर COH ग्रुप लगे होते हैं। तो जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो इस तरह से बीच में से निकल जाएगा ये वाटर, दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें मिल जाएगी एक रिंग। तो देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन गया है, यहाँ से CH2O CH2O और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्बन है इनके ऊपर आ जाएगी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विथ ऑक्सैलिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेम बॉन्ड लेंथ। ये फिर से हमारे पास में स्ट्रक्चर के बारे में आ गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले SF4 का स्ट्रक्चर। SF4 का स्ट्रक्चर होता है सीसॉ स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो एक्सियल फ्लोरीन और दो होगी इक्वेटोरियल फ्लोरीन और एक होता है हमारे पास में लॉन पेयर। NH3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में तीनों हाइड्रोजन पिरामिडल फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बाद में आ जाएगा IF4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये बनता है IF4-1 का स्ट्रक्चर। इसके बाद में है BF4-1 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। यहाँ पर B और इसके अराउंड आ जाएंगे 4 फ्लोरीन। जो हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उनके ऊपर हम ये नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो अब इन सभी स्ट्रक्चर्स में देखेंगे हम इक्वल बॉन्ड लेंथ है अमोनिया में, IF4-1 में और BF4-1 में। यहाँ पर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल आएंगी, लेकिन SF4 में क्योंकि दो बॉन्ड एक्सियल हैं और दो बॉन्ड इक्वेटोरियल हैं इसलिए बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड COH ग्रुप इज प्रेजेंट। हमारे पास ऑप्शन है एस्पिरिन, सल्फेनिलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड। इसमें से हमारे पास में सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दैट इज एस्पिरिन। और अब आप देखिए इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ये है आपके पास में सभी के लिए स्ट्रक्चर। पिक्रिक एसिड ये हमारे पास में है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सल्फेनिलिक एसिड में बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट होता है अमीन ग्रुप और उसके साथ में है SO3H ग्रुप। तो ये हमारे पास बन जाएगा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मींस विटामिन सी। ये आपको विटामिन सी का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें इन तीनों में फर्स्ट 3 जो एसिड्स हैं इन तीनों में कोई भी COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट हमारे पास में है एस्पिरिन, उसमें हम देखते हैं ये हमारे पास एक COH ग्रुप की प्रेजेंस है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बना है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में आया है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। कार्बोनेट आयन एक बड़ा नेगेटिव आयन है, तो ये उसी पॉजिटिव आयन के साथ में अकोमोडेट हो सकता है जिसका खुद का साइज बड़ा हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है तो वो अपने अराउंड बड़े कार्बोनेट आयन को बहुत इजीली अकोमोडेट कर सकता है। जैसे साइज छोटा होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास में है बेरिलियम कार्बोनेट, तो बेरिलियम आयन छोटा आयन है तो वो अपने अराउंड बड़े कार्बोनेट आयन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, जल्दी से डिकम्पोज होकर CO2 गैस बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल बन गया बेरियम, उसके बाद में आ जाएगा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इसके बाद आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लास्ट में हम कहेंगे सबसे लीस्ट स्टेबल होगा बेरिलियम कार्बोनेट। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपके पास में जो भी चॉइस करेक्ट होगी वही आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है कॉपर, 60% होता है इसके अंदर कॉपर। इसके बाद में है 20% जिंक एंड लास्टली हम क्या लिखेंगे, 20% होता है निकल। तो हमें सबसे मेन कंपोनेंट पूछा गया है तो हमारा मेन कंपोनेंट बन जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, विच प्रोसेस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडियम। इंडियम आता है
ट्रांजिस्टर या सर्किट बनाने के काम में, तो इसलिए हमें चाहिए होती है हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, और जहां पर हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम प्रोसेस यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट हमारे पास में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पे पहली स्टेटमेंट दी गई है पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 5.6, बिल्कुल सही है ये। और स्टेटमेंट 2, इफ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ये भी करेक्ट है। एसिड रेन होती क्या है, अगर आप एटमॉस्फेयर में CO2 NO2 की कंसंट्रेशन है तो वो रेन वाटर H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और उससे कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 एंड H2SO4 में, जिससे कि रेन वाटर की pH डिक्रीज हो जाएगी 5.6 में, और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। तो इसका मतलब हमारे पास में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। देखिए माल्टोज एक डाइसेक्राइड है और इसे बनाने के लिए 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट यूज होती है। ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। अगर आपसे पूछा गया है अबाउट लिंकेज, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बिकॉज दोनों अल्फा अल्फा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल देंगे। फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। यहां पर आपसे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यही सेम क्वेश्चन आपको मॉर्निंग शिफ्ट में भी दिया गया था। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मॉर्निंग के क्वेश्चन में हमें दिया गया था सिल्वर साइनाइड, वहां पे भी KSP वैल्यू गिवन थी और आपको निकालना था सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम KSP का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, x पावर x, y पावर y, s पावर x प्लस y। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम CaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे देन वी गेट टोटल 3 आयन, कैल्शियम +2 OH नेगेटिव। अब हमारे पास में x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम KSP निकालते हैं देन वी गेट 4s³। ये हमारे पास में आ गया आंसर। अब इसमें हमें s निकालना है, तो हमारे पास में s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आप सॉल्युबिलिटी का आंसर निकाल देंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा इन मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। पी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पी ब्लॉक के लिए जो हमारे पास में ऑर्डर्स हैं उनके लिए वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालनी है। हमारे पास में हैलोजन कौन कौन से हैं, F2, Cl2, Br2 एंड I2। अब यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आयोडीन में सबसे कम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में आयोडीन में साइज सबसे बड़ा है, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करवाने में सबसे कम एनर्जी यूज होगी। इसके बाद में आ जाएगा ब्रोमीन, और उसके बाद में हमारे पास में फ्लोरीन, और फ्लोरीन में ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। और ये ऑर्डर चेंज कैसे होता है, फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन के अराउंड लॉन पेयर प्रेजेंट है। ये लॉन पेयर बॉन्ड डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन। यहाँ पर ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन में हेल्प हो जाएगी, और इसी वजह से क्या होगा, फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 के कंपैरिजन में कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको इस फॉर्म में गिवन था, CH3 CH2 NCH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे दैट दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन अब हम इसका रिवर्स स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, HC डबल बॉन्ड O NCH3 C2H5। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमारे पास में C डबल बॉन्ड O की सराउंडिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन आते हैं तो हमारा सबसे पहले कंसिडरेशन होना चाहिए अबाउट एसिड डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास में बन गया है एसिडामाइड। अब इस एसिडामाइड में एक ही कार्बन है और नाइट्रोजन के साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट IUPAC नेम क्या बन जाएगा, इट वुड बी एन मिथाइल मिथेनामाइड। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन था वो यू कैन चेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एलिमेंट हैविंग z इज इक्वल टू 29 कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स डाइवैलेंटाइन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में ही पूछा गया था। तो अब आप देखिए, सबसे पहले z इज इक्वल टू 29 होता है कॉपर के लिए, तो हम यूज कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास बनेगा 3d10 4s1। डाइवैलेंट मीन्स हमने कॉपर +2 बना दिया है, तो कॉपर +2 में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0। अब हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, ओनली 1। और अब यहाँ से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं रूट ऑफ n+2। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 3, दैट इज 1.732। तो ये हमारे पास में बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एल्कली मेटल कैन बी यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रोड। देखिए, फोटो इलेक्ट्रोड की तरह हम कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को नहीं यूज किया जा सकता। इसके अलावा सोडियम, रुबीडियम, सीजियम तीनों को यूज किया जा सकता है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सबसे इजीली हो जाता है, इसलिए बेस्ट जो होते हैं वो रुबीडियम और सीजियम है। बाकी यूज लिथियम को छोड़कर कोई भी एल्कली मेटल यूज कर सकते हैं। Next question, the rate constant become 5 times when temperature is increased from 27 degree centigrade to 52 degree centigrade. Find the value of activation energy. ये हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या है, log K2 over K1 की, इट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1 over T1 माइनस 1 over T2। सब वैल्यूज हमें गिवन है। T1 हमारे पास में हो गया है 300 केल्विन, T2 की वैल्यू हो गई है 325 केल्विन, ये हमें कैलकुलेट करना है। और K2 ओवर K1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हम सारी वैल्यूज इसमें डाल देते हैं, देन वी गेट log 5 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। जब आप 8.314 डाल रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी जूल में, और अगर हम इंटू 10⁻³ कर देते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा किलो जूल में आंसर। तो आप जैसा चाहते हैं, जैसे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हम किलो जूल में आंसर निकाल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रफली आंसर आ जाना चाहिए अराउंड 52 किलो जूल। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास में न्यूमेरिकल है फ्रॉम सॉलिड स्टेट। हमें दिया गया है कॉपर, इसके लिए एज लेंथ की वैल्यू है 3.596 एंगस्ट्रॉम एंड ये अरेंज है इन FCC लैटिस। और अब हमारे को निकालनी है डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन सॉल्व इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू NA। सिंपल फॉर्मूला, Z इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हमें दिया क्या गया है यहाँ पे FCC, उसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। इसके बाद मोलर मास, मोलर मास हमारे पास में है 63.5। बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ मास को इन किलोग्राम। डिवाइडेड बाय A क्यूब, हमारे पास एच लेंथ है 3.596 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में सॉल्व कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने इसे मीटर में रखा है, इंटू NA 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर हम इन सबको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं तो हमारा ये आंसर आता है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपके पास में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आएगा अराउंड 9। और अगर हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है तो 9 इंटू 10⁻3। तो ये आप देख लीजिए आपको ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, यहाँ से आपका ये बनेगा डेंसिटी के लिए सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री कोलोइडल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। हाइड्रोफिलिक सॉल्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमने। दीज कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली, ठीक है। दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये भी ट्रू है। दे आर विस्कस लाइक वाटर, देखिए इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दे आर विस्कस लाइक वाटर, यहाँ पर इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो वाटर से थोड़ी कम होती है, इक्वल नहीं होती है। एंड दे नीड इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबिलिटी,
दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी है कोगुलेशन और फॉकुलेशन वाले पार्ट में कि जब हमारे पास में कोई सॉल्व होता है तो हम उसके अंदर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये बनेगा इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन के लिए भी कहा जा सकता है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज विस्कोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट इसके बारे में अभी क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम देखते हैं कि जब हमारा फाइनल आंसर्स आ जाएंगे फ्रॉम एनटीए तो उसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज एडेड फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलोजन बिफोर एडिंग AgNO3। AgNO3 ऐड करने से पहले हम उसे थोड़ा सा एसिडिक बनाते हैं और थोड़ा सा एसिडिक बनाने के लिए हम उसके अंदर ऐड करते हैं HNO3। सिंपल क्वेश्चन, ये आया है हमारे पास में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले पार्ट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स लगाने हैं आपको इसमें। हमारे पास में है बेंजोइक एसिड, एक सिंपल बेंजोइक एसिड है, उसके बाद में एक हमें बेंजोइक एसिड में ऐसा ग्रुप दिया गया है जिसके लिए होता है प्लस आई इफेक्ट, एक ऐसा दिया गया है जिसमें माइनस आई या माइनस आई इफेक्ट होगा, और उसके बाद में फिनॉल। बहुत ही सिंपल सा है, आप इसमें डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फिनॉल इसमें सबसे कम होगा तो हम इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। फिनॉल हमारे पास में सबसे कम एसिडिक होगा इन सब में, तो 1 सबसे लीस्ट पे। इसके बाद में हम जाते हैं CH3 प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, दो इफेक्ट लगते हैं, तो CH3 में दोनों की वजह से क्या होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा उसके बाद में 3, इसके बाद में आ जाएगा ओनली बेंजोइक एसिड, और लास्ट में हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं NO2 के केस में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ये है आपके पास में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is an electrolyte. It dissociates 75%. Find molarity if boiling point increases by 4 Kelvin. यहाँ पर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में से है, तो इसमें हमें Kb की वैल्यू भी गिवन है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन। तो हमारे पास में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, TB इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू आई इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम हमें निकालना है, KB की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TB की वैल्यू गिवन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट आई। आई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, बिकॉज वी आर गिवन AB, तो हम AB का जब डिसोसिएशन कराएंगे तो 2 आयंस मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हमारे पास में n की वैल्यू कितनी हो गई है 2, n इज इक्वल टू 2, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.75। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो ये हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.75। अब ये वैल्यूज डाल देंगे बस सिंपल एक्सप्रेशन में। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 4 इज इक्वल टू KB की वैल्यू 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय m, तो स्मॉल m की वैल्यू बस आप यहां से निकाल लीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 0.52 1.75। यहां से आप कैलकुलेट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ कार्बिलमीन रिएक्शन स्टार्टिंग विद एनिलीन। एनिलीन के साथ में क्या बनेगा, देखो कार्बिलमीन ये वर्ड ही अपने आप में हिंट देता है आपको कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। कार्बिलमीन इज कॉमन नेम फॉर आइसोसाइनाइड। जब हम प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म एंड KOH या NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिल जाते हैं आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन का नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, बिकॉज इसके अंदर हमें एक बहुत ही फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड मिलता है, एंड इट इज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन ग्रुप इन द कंपाउंड। तो ये हमारे पास में बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इट इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन ग्रुप एंड ऑल्सो नेम रिएक्शन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1, DMG इज यूज टू डिटेक्ट निकल प्लस 2, ये बिल्कुल करेक्ट है, निकल के साथ में एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सेकंड हमारे पास में स्टेटमेंट है, DMG इज बाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। बाइडेंटेट होता है, यहां तक ये करेक्ट है, लेकिन न्यूट्रल नहीं होता। DMG की फुल फॉर्म क्या है,
डाई मिथाइल ग्लाइसिमेटो, हमें जब इसे एज लिगेंड यूज करना होता है तो हम इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइसिमेटो। इसके अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पर बॉन्डिंग कौन कर रहा है, बॉन्डिंग करते हैं नाइट्रोजन के पास में जो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये मेटल के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। दिस इज बाइडेंटेट एंड वन यूनिट नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड, इसीलिए हम इसके नेम के आगे भी डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो यूज कर रहे हैं। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पता होना चाहिए, जो भी हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उन सभी के एंड में हम ओ सफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास में 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, ऑर्डर बताना है, तो भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट से ही बता सकते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आयरन है +3 स्टेट में। आयरन +3 के लिए कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा 3d5। वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। निकल, निकल के लिए हमारे पास में स्टेट यहाँ पर है निकल +2। निकल +2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आप बताइए कितने होंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉपर +2। कॉपर +2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d9। अगर हम निकालते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें मिलती है वैल्यू 1। और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट में है कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d6। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, देन वी गेट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करवाना चाहते हैं तो हमारे पास में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स Fe(F6-3), इसके बाद में NiCl(4) -2, देन CuNH3(6) +2 और लास्ट में आ जाएगा CuNH3(6) +3। तो यही हमारे पास में बन जाएगा करेक्ट ऑर्डर फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो। ये है आपके पास में क्वेश्चन जो अवेलेबल हुए आज शिफ्ट 2 के पेपर के लिए। आई होप इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे, इसे हम मॉडरेट लेवल तक का डाल सकते हैं बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल आए हैं, बट दीज न्यूमेरिकल आर ऑल्सो वेरी इजी। आपने डायरेक्ट वैल्यूज ही डालनी थी उसके अंदर। नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी कोऑर्डिनेशन, काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, इनकी आने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है। साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी तक बहुत ज़्यादा आए नहीं है क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखें क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में उनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 Feb के जेईई मेन के शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।